Bismillahirrahmanirrahim. Salam to all viewers, students and friends. आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो फिज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो सिंपल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है और अक्सर औक़ात हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर समझने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ चीज़ें आसानी के साथ हमें समझ नहीं आती। तो आज इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो इस डेफिनेशन के अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर, एनर्जी एंड इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप। अब सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ तक हमने इसके अंदर जो मैटर था उसको क्लियर किया इस डेफिनेशन के मुताबिक। इसके आगे जो एनर्जी है, एनर्जी की डेफिनेशन है द एबिलिटी टू कॉज चेंज और डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काम करने की जो सलाहियत है एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ तक एनर्जी की डेफिनेशन भी हो गई। नेक्स्ट 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब इसके बाद जो है पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्ट। तो मैटर एंड एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक ऑल द मैटर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग आर इन अ कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन। पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल होता है और वो पार्टिकल हर वक्त मोशन के अंदर होते हैं। तो जिस तरह से कोई भी हमारे पास कोई सॉलिड है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। तो ये पार्टिकल थ्योरी हमें यही बताती है कि कोई भी मैटर है उसके अंदर पार्टिकल हैं और पार्टिकल हर वक्त एनर्जी उस मोशन के अंदर हैं और मोशन एनर्जी की वजह से होती है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि जहाँ पे भी मैटर है उसके अंदर मौजूद पार्टिकल मोशन के अंदर हैं तो उन पार्टिकल के अंदर एनर्जी भी मौजूद है, क्योंकि वो जो मोशन है या उनकी जो हरकत है वो एनर्जी की वजह से होगी। तो इस थ्योरी से ये साबित हुआ कि जो पार्टिकल है, जो मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है और पार्टिकल हर वक्त हरकत के अंदर है। वो हरकत एनर्जी की वजह से है। तो जहाँ पे भी पार्टिकल है उसके अंदर एनर्जी मौजूद होगी। अब यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मेन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट हम रिलेशनशिप को देखते हैं कि मैटर एंड एनर्जी का जो रिलेशनशिप है ये क्या है, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और कौन कौन सी थीरीज़ इन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करती है। तो वो थीरीज़ हम पढ़ते हैं। तो पार्टिकल थ्योरी पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो वहाँ पे रिलेशन है मैटर एंड एनर्जी का, तो जो भी मैटर है वो मास रखता है, मैटर है उसके अंदर एनर्जी है या जो भी है लेकिन वो मास रखता है। तो जो भी मैटर होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम मास और एनर्जी का रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थीरीज़ हैं, उन थीरीज़ को हम स्टडी करेंगे और उनसे जो है रिज़ल्ट या कंक्लूजन करेंगे कि उसके मुताबिक इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है। तो हम 2 साइंटिस्ट की थीरीज़ हैं उनको पढ़ते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद ये देखते हैं कि कौन सी थीरी जो है वैलिड होती है और उसके मुताबिक इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट आइंस्टाइन की थीरीज़ हैं। 2 थीरीज़ आइंस्टाइन ने इसके रिलेशनशिप के लिए दी। तो फर्स्ट थीरी पढ़ते हैं स्पेशल रिलेटिविटी, या जिसको स्पेशल थीरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थीरी ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी ऑफ मटेरियल्स है।
According to this theory, mass is converted to energy and energy is converted to mass. Both energy and mass are converted to each other. इस थ्योरी के मुताबिक आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी और इस इक्वेशन के बाद उसने डायरेक्ट ही ये कह दिया कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है और ये दोनों एक दूसरे से में कन्वर्ट होती हैं, एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में। तो इसके बाद उसने कहा कि जब भी कोई मैटर है, जब उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद मैस उसका रिड्यूस होगा, कि रिएक्शन जब भी होता है मैस लॉस होता है तो मैस जब रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड मैस हमारे पास डेल्टा एम नॉट के इक्वल है और जो रिलेशन बनेगा डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन देयर इज अ प्रॉब्लम in this theory. First problem is the assumption and the deduction process are wrong. आइंस्टाइन ने ये इसके अंदर इक्वेशन दी, ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, उसके बाद उसने डायरेक्ट ही रिजल्ट बता दिया बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बगैर किसी उसके एक्सपेरिमेंट के। जस्ट उसने कहा कि ई नॉट थ्योरेटिकली ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन energy is converted to mass and mass is converted to energy, but there is not a proper way to explain the relationship between mass and energy. The first problem तो इसके अंदर ये है। सेकंड प्रॉब्लम है disobey the conservation laws of mass and energy। तो इस इक्वेशन के मुताबिक कि ये जो उसने बताया कि जब उसके अंदर चेंज आया डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट सी स्क्वायर, according to this relation C is very large quantity where small change in mass produce a large amount of change in energy। तो जब थोड़ा सा भी मैस के अंदर वेरिएशन लाई जाती है तो एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैस है उसके मुताबिक वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन टोटल जो उसकी मैस की या एनर्जी की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैस है। तो इसके मुताबिक ये लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैस है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब स्मॉल चेंज इन मैस लाया जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी चेंज होती है। इस चेंज की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये ओबे नहीं करती इक्वेशन, इस वजह से ये थ्योरी फ्लॉप हो गई और ये फ्लॉप होने के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होती और अच्छे तरीके के साथ आइंस्टाइन इस थ्योरी के मुताबिक मैस एंड एनर्जी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन ना कर सका। लेकिन इसके फेलियर्स के बाद या इस नाकामी के बाद उसने एक और तरीके और एक्सपेरिमेंट के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसका रिलेशनशिप बताने की कोशिश की कि ये किस तरह से होता है। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि उस थ्योरी के अंदर उसने क्या कहा और उसमें से क्या रिजल्ट निकाला और क्या वो रिजल्ट वैलिड था या नहीं। तो सेकंड थ्योरी जो है आइंस्टाइन की रेडिएशन प्रेशर थ्योरी, इसके मुताबिक उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को रेडिएशंस के सामने रखा, रेडिएशन दोनों तरफ से दी और उसकी जो वैल्यू है उसका जो प्रेशर मोमेंटम था E/2c है। Any object B is subjected to two sides to radiation pressure of momentum E/2c. Then according to the law of conservation of momentum, the radiation formula and the aberration expression of light, the deduced equation is E is equal to mc square। तो उसने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके दोनों तरफ रेडिएशन प्रेशर दिया और उसके बाद जो है उसने लॉ दिया, एक लॉ ऑफ मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेडिएशन फार्मूला, एबरेशन एक्सप्रेशन, इन तीनों के मुताबिक जो है उसने रिज़ल्ट निकाला E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फाइंड करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब उसके ऊपर रेडिएशंस आई, अब्जॉर्ब हुई, उस वक्त क्या हुआ, या अब्जॉर्ब नहीं हुई जब उस वक्त क्या हुआ। तो दोनों कंडीशंस को देखते हैं। बिफोर एब्जॉर्प्शन, according to classical mechanics, total momentum of object is mv, the radiation on each side is E/2,
From famous conclusion of Maxwell theories, it has momentum E by 2m. Total momentum is equal to m plus e over c square into v. तो इस रिलेशन के मुताबिक जब क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक मोमेंटम एम वी के इक्वल होता है और मैक्सवेल ने जो कंक्लूजन निकाले थे उनको फॉलो करते हुए जो मोमेंटम है यू ओवर 2m, तो टोटल मोमेंटम जो है यहाँ पे निकलता है m प्लस ई ओवर सी स्क्वायर इंटू वी बिफोर एब्जॉर्प्शन. After absorption, the supposed possibility is that the mass increases along with the absorption of energy E. The system momentum after absorption m dash v. कि जब भी लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो लाइट अब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी. क्योंकि पार्टिकल हैं तो पार्टिकल को जैसे एनर्जी मिलेगी तो उनका जो है मैस बढ़ेगा. तो मैस इंक्रीज होने की वजह से m जो था इंक्रीज इन मैस m डैश हम कहते हैं, तो वहाँ पे जो मोमेंटम बनेगा वो हमारे पास होगा m डैश v. तो टोटल मोमेंटम बिफोर एब्जॉर्प्शन m प्लस ई ओवर सी स्क्वायर इंटू वी एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन m डैश v. यहाँ तक हम पहुँचे. इसके बाद अगर एक हमारे पास जो लॉ है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि मोमेंटम बिफोर एब्जॉर्प्शन इज़ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज़ ट्रू. ये हम एक्सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि अगर जो है मोमेंटम बिफोर एब्जॉर्प्शन और मोमेंटम आफ्टर एब्जॉर्प्शन इक्वल है और ये ट्रू है तो इस कंडीशन में क्या रिज़ल्ट निकलता है. तो इसको देखते हैं ये किस तरह से आगे रिलेशन हमें देता है और उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है. तो जब मोमेंटम बिफोर एब्जॉर्प्शन और मोमेंटम आफ्टर एब्जॉर्प्शन को फाइंड कर लिया गया तो उसके बाद सपोज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू, देन मोमेंटम बिफोर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एब्जॉर्प्शन. कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिल्कुल ठीक तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दें और ये उसे होल्ड करता है, तो उसके मुताबिक मोमेंटम बिफोर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एब्जॉर्प्शन एम वी प्लस ई ओवर सी स्क्वायर वी इज इक्वल टू एम डैश वी. एम डैश माइनस एम इज इक्वल टू ई ओवर सी स्क्वायर. तो इसके मुताबिक दिस इज द लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी वेयर द अमाउंट ई ऑफ एनर्जी इंक्रीज इज कनेक्टेड विद द अमाउंट ई ओवर सी स्क्वायर ऑफ मास इंक्रीज. देन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो फर्स्ट जो रिलेशन इसने दिया था आइंस्टाइन ने फर्स्ट थ्योरी के अंदर, उसके मुताबिक उसने रिलेशन निकाला था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. उस वक्त उसने कहा था कि मैस इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू मैस, लेकिन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैस को ओबे नहीं करता था. इस वजह से वो थ्योरी जो है ठीक साबित नहीं हुई. तो उसके बाद ये रिलेशन निकाला. इसके मुताबिक वो कहता है जब भी कोई भी एक मैस है तो वो उसके अंदर जब एनर्जी है और जब उसका कोई एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसके बाद जो ये रिलेशन निकलता है मैस के अंदर वेरिएशन आती है, तो उस वेरिएशन की वजह से एनर्जी जब इंक्रीज़ करेगी तो उसका मैस भी इंक्रीज़ करेगा. तो यहाँ पे भी उसने डायरेक्ट रिलेशन दिया कि एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से मैस भी इंक्रीज़ होगा. यहाँ तक तो ये रिलेशन दे दिया. अब देखते हैं कि ये रिलेशन ट्रू है या नहीं, क्या ये ठीक तरीके से जो इसने एक्सप्लेन किया रिज़ल्ट निकाला क्या ये वैलिड है या नहीं. तो इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से वैलिड है या नहीं है. तो क्यों नहीं है, उसकी क्या रीज़न है. तो इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जब उसने रिज़ल्ट निकाला, लेकिन इस रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करने के बाद भी ये थ्योरी फेल हुई. तो फेलियर ऑफ दिस थ्योरी व्हेन द टू साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी आर सब्जेक्टेड टू द सेम रेडिएशन प्रेशर, the pressure from the opposite direction cancel out each other and the total momentum before absorption is mv instead of mv plus e over c square into v. तो जब उसने एक ऑब्जेक्ट के दोनों साइड सेम रेडिएशंस दिया तो इस रूल को अगर देखा जाए जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस पड़ रही हैं तो वो दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल कर देंगी. तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो कोई नहीं होगा.
तो क्लासिकल बिफोर एब्जॉर्प्शन जो mv उसका जो है मोमेंटम था, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है उस वक्त भी, क्योंकि लाइट दोनों साइड से जब एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो उस वक्त भी उसका मोमेंटम mv होगा, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी। और उसने जो रिलेशन दिया m डैश माइनस m इज इक्वल टू e ओवर सी स्क्वायर, तो ये नहीं बनती बल्कि ये इक्वल हैं। तो इसकी वजह से ये लॉ भी इसका फेल हुआ और ये इसको एक्सप्लेन करने में यहाँ भी कामयाब ना हो सका। From this discussion, it can be seen that Einstein's explanation on the two relationships between mass and energy are invalid and incorrect. तो इसकी वजह से उसने दो रिलेशन दिए, दोनों ही इनवैलिड हुए। फर्स्ट के अंदर प्रॉब्लम ये था कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी को ओबे नहीं करता था, और जो सेकंड उसने ये थ्योरी दी तो इसके मुताबिक भी फेलियर ये पाया गया कि ये इसके अंदर भी जो उसने रेडिएशन दिया तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो उस वहाँ पे भी जो मोमेंटम वेरी हुआ वो नहीं होता, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट भी उसने जो निकाला इसमें भी फेलियर आई। और ये दोनों इनवैलिड एंड इनकरेक्ट थीरीज़ हैं रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में। तो जनाब आइंस्टाइन साहब तो इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए। तो इसके बाद देखते हैं और कौन हैं। तो और जो जनाब न्यूटन साहब हैं उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखते हैं कि न्यूटन साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी क्या वो वैलिड होती है या आइंस्टाइन साहब की तरह वो भी नाकाम होते हैं। तो न्यूटन ने रिलेशन मैस एंड एनर्जी का एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके मुताबिक उसने एक थ्योरी दी। इसकी थ्योरी के मुताबिक द एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम विद इन द एटम। द रिलीज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज दैट द फोटोन ट्रांसफर्स टुगेदर विद इट्स मैट्स एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी जो है वो एनर्जी जो आती है वो एटम के अंदर से ही आती है। कि इसके मुताबिक जो एटम है उसके अंदर ही एनर्जी मौजूद होती है। तो जब कोई रिएक्शन होता है तो उसके वक्त वहाँ जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है वो वही एनर्जी होती है जो एटम के अंदर मौजूद होती है। तो इसका मतलब इस थ्योरी के मुताबिक जो भी एटम है उस एटम के अंदर ही एनर्जी होती है, और जब वो रिएक्शन होता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से। और ये एनर्जी जो है मैस और एनर्जी दोनों जो है फोटोन की फॉर्म में एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। और इसके मुताबिक जो मैस एनर्जी रिलीज़ करेगा वो रिड्यूस होगा, मतलब उसका मैस कम होगा, और एनर्जी जो एनर्जी को गेन करेगी या रिसीव करेगी तो वो इंक्रीज होगी। मीन मैस जो एनर्जी दे रहा है तो उसका मैस रिड्यूस हो जाएगा, और जो एनर्जी पहले थी फिर वो एनर्जी को रिसीव कर रही है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन जो इसने दिया इसके मुताबिक कि एटम के अंदर ही एनर्जी मौजूद होती है और वही एटम में मौजूद एनर्जी रिलीज होती है, और जब कोई भी मैटर है उसका जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है तो उसका मास रिड्यूस होता है, और जो एनर्जी गेन करती है उसका जो है एनर्जी वो इंक्रीज होती है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो बिल्कुल एक गन की तरह है। जब उसमें बुलेट को फायर किया जाता है तो वो जो बुलेट वहाँ से निकलती है वो अपने साथ एनर्जी को लेके जाती है। तो सेम इसी तरह से जब भी कोई एटॉमिक रिएक्शन होता है तो उस वक्त जो वहाँ से एटम निकलता है या मैस उसका रिड्यूस होता है तो वो एटम अपने साथ ही एनर्जी को ही ले जाता है कि मैस भी और एनर्जी दोनों वहाँ पे एक्सपेंड होते हैं या वहाँ पे रिलीज़ होते हैं। तो जब भी ये इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब कोई एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं या कोई इस किस्म का जो बम धमाका वगैरह होता है तो उस वक्त एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो मैस भी वहाँ पे नहीं रहता, या जो वो एटम मटेरियल्स होता है तो वो भी वहाँ पे मौजूद, या न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो उस वक्त जो मौजूद जो उसका मैस या मैटर होता है वो भी नहीं होता और एनर्जी भी एक साथ रिलीज़ होती है। और सेम इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे बुलेट गन से निकलती है तो बुलेट और साथ ही एनर्जी दोनों एक साथ रिलीज़ होती हैं। तो ये रिएक्शंस भी इस तरह से होते हैं, और ये न्यूटन ने थ्योरी दी और इस थ्योरी में कोई फेलियर नहीं पाया गया।
और ये मैस और एनर्जी का एक्चुअल रिलेशनशिप है जो कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको आप डीपली इन थ्योरीज के मुताबिक देखा तो जहाँ पे भी मैटर होता है उसके अंदर ही एनर्जी मौजूद होती है। ये उनके दरमियान रिलेशनशिप है। न्यूटन के कंक्लूजन के बाद एक ज़ीफेंगली ने पेपर पब्लिश किया 2007 में। तो उसकी पब्लिकेशंस के मुताबिक उसने जो रिज़ल्ट दिया मैस इज़ मैस एंड एनर्जी इज़ एनर्जी, तो उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जो मैस है वो मैस होता है और एनर्जी एनर्जी होती है। मतलब मैस और एनर्जी एक जैसी चीज़ है या इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। मैस अलहदा चीज़ है, एनर्जी अलहदा चीज़ है। तो मैस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे करेगा, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करेगी। ये नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैस सेम चीज़ें हैं कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, बल्कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं कि टोटल इन थ्योरीज को पढ़ने और तमाम डिस्कशन के बाद क्या रिजल्ट निकाला, मैटर एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि तमाम मैटर्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो कि हर वक्त हरकत करते हैं। और सेकंड जो है द एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्राम द एनर्जी फ्राम विद इन द एटम, कि जो भी एटॉमिक एनर्जी है वो एटम में मौजूद एनर्जी से आती है। तो उसका मतलब जो भी एटम है उस एटम के अंदर ही एनर्जी होती है, उस एटम में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। कोई भी एटम विदाउट एनर्जी नहीं होता। और थर्ड पॉइंट मैस इज मैस एंड एनर्जी इज एनर्जी। मैस एंड एनर्जी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैस में कन्वर्ट नहीं हो, मैस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और एनर्जी मैस में कन्वर्ट नहीं होगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एनर्जी ही फॉलो करेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को मैस ही फॉलो करेगा। तो ये था, हमने फिज़िक्स की सिंपल डेफिनेशन पढ़ी और उस डेफिनेशन में जो चीज़ें थी उनको एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने से ये रिज़ल्ट निकला कि जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो एक्चुअली वो क्या कहती है और उसके मुताबिक हम किन चीज़ों को स्टडी करके क्या चीज़ उसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह अब सीरीज़ के साथ नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मेरे YouTube चैनल द फिज़िक्स लर्निंग स्टेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।